नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों की शिकायत हो सकती है कि सर आपने जितना भी हमें पहले पढ़ाया है ना, वो आपने रैपिड फास्ट तरीके में पढ़ा दिया। ऐसा लग रहा है कि आप जो है फास्ट ट्रैक बैच दे रहे हैं, ना कि फुल फ्लेज्ड बैच दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, प्रोविजंस तो सारे ही फुल फ्लेज्ड हैं। हमने प्रोविजंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जो भी इनकम टैक्स के सारे सेक्शंस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, वो हम सारे डिस्कस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। बट उसके बाद भी जो मेरा पढ़ाने की रफ्तार है वो कई बार थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं धीरे पढ़ाऊंगा तो स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, जो मेरा काम है वो समझाने का काम है, और समझाने के लिए जो है अगर मैं थोड़ा सा नॉर्मल पेस में ही बोलूँगा और चीज़ों को ज़्यादा इलेबोरेट करूँगा तो शायद उससे आपका मानसिक स्तर जो है थोड़ा सा ज़्यादा खुलेगा, क्योंकि आप चीज़ों के लॉजिक्स को और जान पाएंगे, एक पर्टिकुलर चीज़ की एक्सप्लेनेशन ले पाएंगे, यानी कि एक इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन ले पाएंगे। साथ ही में मैंने एक और चेंज किया है, और वो ये है कि मैंने एक रिव्यूअर को अपॉइंट कर लिया। यानी कि जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसको पहले मैं ही एक बार जो है चेक कर लेता था प्ले करके, कि भाई कहीं पे कुछ कट वट तो नहीं करना है ना। तो वो सारे काम के लिए मैंने रिव्यूअर को रख लिया है, और उससे मेरा जो है समय बचेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। चलिए एग्जाम्पल करेंगे, और एग्जाम्पल करने से पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पुराना सारा कुछ आता है। जो भी मैंने पीजी में कराया है वो सारी चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर चुके हैं। अगर अभी भी नहीं किया है आपने रिवाइज, तो कोई लेट नहीं हुई है। आप आराम से वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं, हैंडबुक को डाउनलोड कर सकते हैं, समरी बुक को एक बार रीडिंग लगा सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई लेक्चर बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट लगा हो, तो अगर मेरे से ऐसी गलती हो गई है कि मैंने कोई चीज़ बहुत रैपिड फास्ट तरीके में पढ़ा दी है, तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सॉल्यूशन ये है कि यू हैव टू डाउनलोड द ई बुक, यू हैव टू रीड द कॉन्सेप्ट्स जो आपने उसमें सुने हैं, वो आपको खुद पढ़ने हैं। उसके बाद वॉच द वीडियो के। आप नंबर ऑफ व्यूज़ की चिंता ना करें। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उसमें व्यूज़ मायने नहीं रखते, आप कितनी बार भी क्लिक कर सकते हैं। और जहाँ तक ड्यूरेशन की बात है, आराम से आप 2 से ज़्यादा बार देख सकते हैं। किसी वीडियो को 3-4 बार भी देख लेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होएगा, आपके पास बहुत सारे व्यूज़ हैं। तो ये मेरा सजेशन है कि अगर मैंने गलती से कोई टॉपिक को बहुत जल्दी पढ़ा दिया है, तो उसमें आप वो पढ़ने के बाद एक बार उसकी खुद से रीडिंग लगाएं, और फिर उस वीडियो को दोबारा से देख लें, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बेहतर हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं हुआ तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर आपके सवाल लेने के लिए। सी ए योगेश वर्मा इज़ हेयर, एंड यू कैन आस्क मी डाउट डायरेक्टली ऑन माई व्हाट्सएप। जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, डायरेक्ट टू फ़ोन, डायरेक्ट टू कॉल। चलिए, मिस्टर ए गिव्स द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो ये एक साल है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पीएनएल। इसमें देखेंगे इस साइड जो है आपकी सेल्स आ रही है, आउटवर्ड सप्लाई मीन सेल्स। डिविडेंड रिसीव हुआ है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से। कुछ यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, ये इनका ओपनिंग स्टॉक है। ये इन्होंने कुछ परचेजेस करी है जिसे इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं। कुछ इन्होंने सैलरी दी है, कुछ रेंट एंड टैक्सेस का पैसा दिया है, कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, कुछ डेप्रिसिएशन दिया है। क्या ये हम कर चुके क्या? आई थिंक नहीं करा, ये तो करना है हमें। हाँ जी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है, पोस्टेजेस एंड टेलीग्राम दिया है। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर भी कुछ नहीं हुआ है, शॉर्ट टर्म नेचर का है। अदर जनरल एक्सपेंसेस कुछ हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हुए हैं, और ऐसे कर कर इनका नेट प्रॉफिट आ रहा है 50,000 का। कोई शक? सर हाँ, एक शक है, ये आपने यहाँ पर कॉमा क्यों डाल दिया? दो दो कॉमा डाल दिया आपने यहाँ तो। आई थिंक मुझसे गलती हो गई है, यहाँ पर कॉमा डलना चाहिए था, वो यहाँ पर डल गया है गलती से, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। ये करीब करीब टोटल है 1,21,88,500 अच्छा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में करीब करीब आप कह सकते हैं 6 पॉइंट हैं। ज़रा इनको एक एक करके रीड करते हैं और इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले करेंगे। सम स्टॉक्स वर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन बोथ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, एंड द वैल्यू ऑन ओपनिंग स्टॉक 9,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 18,000। मतलब
ये वैल्यू ऑन नहीं होएगा, ये वैल्यू बता रहा है वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक 9000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 18000। तो ये कह रहे हैं कि 9000 के गुड्स को रिकॉर्ड करना रह गया। यहाँ पर 9000 रुपये ज़्यादा आना चाहिए था और यहाँ पर 18000 रुपये ज़्यादा आना चाहिए था। ये यहाँ पर नहीं आया है, समझे आप? तो नहीं आया तो हम डाल देंगे। अच्छा, क्या डालेंगे सर? मान लीजिए कि आपको 18000 यहाँ पर डालने हैं, तो 18000 इस साइड डालने से प्रॉफिट बढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, हम नेट प्रॉफिट को बेस बनाते हैं, उसमें प्लस माइनस की एडजस्टमेंट हम लगाते हैं। तो प्लस माइनस की एडजस्टमेंट में आप देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि 18000 से कम है तो वो जो है यहाँ पर ऐड होना चाहिए, और ओपनिंग स्टॉक 9000 से कम है, तो अगर यहाँ पर 9000 ऐड होएगा तो इसका मतलब प्रॉफिट कम होएगा, डेबिट साइड बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होएगा, तो 9000 माइनस करेंगे। तो आप प्लस और माइनस से जो है सारी एडजस्टमेंट कर रही हैं। उसके बाद लिखा है सैलरी इंक्लूड्स 10,000 पेड टू ब्रदर, जो कि अनरीजनेबल है टू द एक्सटेंट ऑफ 2000। ये कॉन्सेप्ट होता है स्पेसिफाइड पर्सन का। अगर आप अपने चहीते लोगों को, रिलेटिव्स को पैसा देते हैं और वो अनरीजनेबल होता है, ज़्यादा पैसा देते हैं, आप जानबूझ के उनके टैलेंट के हिसाब से नहीं देते, तो आप क्या कर रहे हैं, पीएनएल में ज़्यादा खर्चा बुक कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली में उनकी सैलरी जो है वो इनकम मानी भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो 2.5 लाख तक तो एग्जम्प्ट होती है। तो कहीं ना कहीं आपने इनकम टैक्स इवेड कर दिया, राइट। तो यहाँ पर इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि अगर वो अनरीजनेबल है तो उसको आप डेबिट नहीं कर सकते। हाँ, अगर पर्सन डिजर्व करता है, उसकी क्वालिफिकेशन है, टैलेंट है, स्किल्स हैं, तो आप दे सकते हैं, भले वो आपका स्पेसिफाइड पर्सन क्यों ना हो। तो इसलिए जो है 2000 रुपये फिर से आपको ऐड बैक करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने एक्सेस सैलरी दी है। मैंने ऐड बैक भी किया हुआ है। सबसे पहले हम सारी एडजस्टमेंट की एंट्रीज कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं ये पीएनएल में कुछ हटाना घटाना तो नहीं है। वो करने के बाद आपका प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आता है। ये कहते हैं कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस जो है वो आपने कैश में पे करा है। एक बार देख लेते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी है 23,200। ये खर्चा आपने कैश में दिया है, तो आप जो है कैश में नहीं दे सकते। अब सवाल ये आता है कि क्या ये प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा एक ही बिल था जो एक दिन आपने दिया था और उसके अगेंस्ट आपने पूरी पेमेंट कैश में कर दी, या फिर ये थोड़े थोड़े खर्चे थे और मिलाकर 23,200 बन रहे थे और फिर आपने उसको एक दिन में पेमेंट कर दिए। तो अगर आपके छोटे छोटे बिल थे जो 10,000 से कम के थे और मिलाकर 23,200 रुपये बन रहे थे, जिसकी पेमेंट आपने कैश में करी है, तो वो कर सकते हैं। पर अगर एक बिल था ये जो कि हम एजम्पशन में ले रहे हैं, उस केस में आप उसकी एक दिन में सिंगल डे में पेमेंट 10,000 से ऊपर कैश में नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा किया है तो वो खर्चा डेबिट नहीं होगा। ओके सर। पॉइंट नंबर डी आ रहा है आपके सामने। डेप्रिसिएशन ऑफ 1,05,000 इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्लांट एंड मशीनरी का WDV है 4,20,000। एक नया प्लांट जो है वो सेम ब्लॉक में आ रहा है 15% वाले ब्लॉक में, वो आपने खरीदा था 1 जुलाई 20 को 70,000 का, और 2 ओल्ड प्लांट थे जिन्हें बेच दिया आपने 1 अक्टूबर 20 को 50,000 का। तो जो भी डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पर डाला है 1,05,000 का, उस डेप्रिसिएशन को तो आप ऐड बैक कर देंगे और करेक्ट डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि अगर WDV 4,20,000 का है तो आप ब्लॉक बनाएंगे और जिसमें ओपनिंग WDV यहाँ पर लिखेंगे, ओपनिंग WDV। इसके बाद आप यहाँ पर एडिशन करेंगे 70,000 की और माइनस करेंगे 50,000 जो सेल हो गई है, सेल कंसिडरेशन माइनस करेंगे, इतना पैसा रिकवर हो गया है। तो नट शेल में अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 20,000 ऐड हुए हैं, 4,40,000 आ रहे हैं, जिसके कि 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है 70,000 जो इस साल एडिशन हुआ है। ये जो आपका यहाँ पर एडिशन है 70,000 का, ये एडिशन आपने करा है 1 जुलाई 2020 को। अगर हम 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक देखें तो 180 डेज हो रहे हैं। 180 दिन ही देखते हैं ना, मैं भूल तो नहीं गया? हाँ जी, 180 डेज ही देखते हैं, क्योंकि 182 डेज तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस में होता है। तो कई बार मैं भी कंफ्यूज होता था अपने टाइम पे जब मैं CA की पढ़ाई कर रहा था कि 182 कहाँ लगेगा और 180 डेज कहाँ लगेंगे। तो मैंने ऐसे ही याद किया कि 180 डेज जो हैं, जो 182 डेज हैं, वो तो आपके रेजिडेंशियल स्टेटस में लगता है ना। ये देखिए 182 डेज जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस में लगता है, तो 180 डेज जो है वो आपके डेप्रिसिएशन में लगता है। तो ऐसे मैंने याद किया था, आप भी कर सकते हैं। अच्छा,
ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा और जो आपका बच गया है उस पर भी पूरा ही लगेगा, यानी पूरा 4,40,000 पर 15% रेट का डेप्रिसिएशन लगेगा। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें मैं कैलकुलेटर भी है, ये देखिए। तो इस पर मैं कर रहा हूँ 4,40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.15% विल गिव मी 66,000। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने करेक्ट डेप्रिसिएशन को माइनस किया है। हम ये भी कह सकते हैं कि 1,05,000 और 66,000 करेक्ट डेप्रिसिएशन है, तो बैलेंस को डाल देते हैं, बैलेंस को एडजस्ट कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। इनकरेक्ट को ऐड करेंगे, करेक्ट को माइनस करेंगे, ऐसे करना है। रेंट एंड रेट्स में जीएसटी की लाइबिलिटी है 3,400, जो आपने कैश में पे करी है 7 अप्रैल 2021। तो इसमें क्या दिक्कत है? जीएसटी की जो अमाउंट है वो आप कैश में दे सकते हैं, और अगर आपने वो दी है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर से पहले तो आप डेबिट कर सकते हैं। अदर जनरल एक्सपेंस में 2,000 की डोनेशन आ रही है, तो डोनेशन जो है वो आप ऐड करेंगे, क्योंकि डोनेशन आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते, हालांकि आप उसको डिडक्शन की फॉर्म में ले सकते हैं। सेक्शन 80G डोनेशन का होता है, जिसमें कि आपने जो डोनेशन दी है यहाँ पर देख लेते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट को दी है, और हम ये डिडक्शन के चैप्टर में जानेंगे कि अगर आप देते हैं तो 50% का अमाउंट डिडक्शन की फॉर्म में लेना अलाउड है सेक्शन 80G में। कुछ कुछ डोनेशन ऐसी है जिसमें आप जो दोगे वो 100% डेबिट कर सकते हैं। कुछ कुछ डोनेशन ऐसी भी है जो आप देंगे, किसी को कंट्रीब्यूट करेंगे, तो आप उसका 50% ही जो है 80G में ले सकते हैं। ये हम करेंगे आपके डिडक्शन के चैप्टर में। याद करना पड़ेगा, ऑब्वियसली याद करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। आगे जो है हमारा यहाँ तक का तो काम जाम हो चुका है, और हमारी सारी एडजस्टमेंट यहाँ पर जो है प्लस माइनस की फॉर्म में हो गई है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि पीएनएल में यहाँ पर कुछ डिविडेंड को क्रेडिट करा है, बट ये डिविडेंड मेरा पीजीबीपी में नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल मेरा शेयर खरीदने बेचने का ही धंधा हो। तो इसीलिए मुझे ये भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और मेरा यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया है जो मेरा कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है, तो 8,100 जो है उसे भी आप यहाँ एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। ये आपकी आ गई बिजनेस इनकम, और इसमें अगर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जोड़ दें जो कि डिविडेंड की इनकम है, जो इस साल से एग्जेम्प्ट नहीं होती है, तो आपकी आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन माइनस करने के बाद आपकी आ जाएगी टोटल इनकम। इसमें जो है मिस्टर ए ने पूछा था क्या वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए ऑप्ट करे। तो भैया ऐसा है कि जहाँ पर आपकी इनकम कम बन रही है आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपका टर्नओवर है करीब करीब 1,20,00,000, और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6% से, मानकर कि आपने सारी चीज़ें ऑनलाइन करी है। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, भीम यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उन सब से करी है। तो ये आपकी इनकम निकल कर आ गई है। पर ये जो इनकम है ये आपकी पीजीपी की इनकम आई है जी, ये आपकी टोटल इनकम नहीं आई है, ये आपकी पीजीपी की इनकम आई है। ये टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी, और उसके बाद आप जो है यहाँ पर चाहे तो डिडक्शन भी ले सकते हैं। अब कई लोग यहाँ पर पूछेंगे सर ये पीजीपी की इनकम है तो आप यहाँ पर और चीज़ें ऐड क्यों नहीं कर रहे, अदर सोर्सेज वाला ऐड क्यों नहीं कर रहे। वो भी तो करेंगे हम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मेरी कुछ इनकम आई होगी, मेरा कुछ कैपिटल लॉस भी आया है, वो सब भी तो लिखेंगे। तो आप चाहें तो इसमें एडजस्टमेंट भी आप चाहें तो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, और जो डिविडेंड है वो आप चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल इनकम आपकी कैसे निकल रही है बेस्ड ऑन द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 7,19,000। बट अगर वहीं पर आप सारे के सारे खर्चे माइनस करें तो आपकी इनकम आ रही है टोटल इनकम 1,32,300। तो इसका मतलब कि आप जो है आपको फ़ायदा जो है वो नॉर्मल रिजाइम में ही फ़ायदा होगा। आप 44AD का पालन नहीं करेंगे तो ही जो है आपका भला होगा, बट इस केस में जो है आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, अकाउंट्स रखने पड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। वरना पता लगेगा सब लोग अपने सारे खर्चे माइनस कर देंगे और कभी इनकम शो ही नहीं करेंगे। दैट्स वाई जो है गवर्नमेंट ने ऑडिट की रिक्वायरमेंट रखी है। अच्छा, बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की, और ये जो है ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AE वाला है। उसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे ऑडिट रिक्वायरमेंट की। तो ये सब जो है हम कुछ चीज़ें देखेंगे, और लास्ट में हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसको कंप्लीट करेंगे। मिस्टर ए ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है आपको ईयर 2021 की, और ये आ रही है इनकम फ्रॉम प्लाइंग ऑफ व्हीकल्स, जिसमें कि उनके पास 5 हैं हैवी गुड्स व्हीकल जिनका वेट है 13,000 kg, और ये पूरे साल के लिए इन्होंने रखा है। इससे इनकी इनकम आई है 5,10,400 रुपीज़। यानी ये क्लेम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जगह से मेरी इनकम इतनी आई है। इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड ऑफ गारमेंट, जिसमें है आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टर्नओवर इन कैश, मतलब
मतलब कि ये तो इनकी इनकम है रिटेल ट्रेड गारमेंट से 1,70,000 की, जो ये क्लेम कर रही हैं। अगर मैं सिर्फ टर्नओवर की बात करूँ तो वो है 21,70,000। उनका कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड का डेप्रिसिएशन भी है, वो है 1 लाख का, और इन्होंने कुछ पीपीएफ में डिपॉजिट भी करा है, जो कि इन्होंने 6 जनवरी 2022 को करा है। आई थिंक 2021 ईयर हम ले रहे हैं, तो ये काफ़ी इन्होंने बाद में कर दिया है, तो इसका बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। आई थिंक इसको आप 21 ले लीजिएगा, इसको आप 21 ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपको प्रीवियस ईयर में ही जो है डिडक्शन लेने के लिए पीपीएफ में डालना होता है। तो ये जो है 21 ईयर हो जाएगा। कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए फॉर असेसमेंट एट 21-22 दैट इज प्रीवियस एट 2021 विथ रीजंस, फॉलो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन और नॉर्मल प्रोविजंस। आपकी इच्छा अनुसार आप ले सकते हैं। अच्छा, तो अगर मैं हैवी गुड्स व्हीकल की बात करूं तो उसमें जो है 1,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से होता है, और 13,000 किलो यानी 13 टन के हिसाब से आपकी इनकम आएगी एक व्हीकल की। आपके पास 5 व्हीकल है तो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये एक व्हीकल की 1 महीने की इनकम आई है, तो अगर आप इसको 12 महीने ओन करते हैं तो 12 महीने के हिसाब से कितनी आएगी वो आपने यहाँ पर देख लिया। आप क्लेम कर रहे हैं 5,10,000। देखिए, अगर आप क्लेम कर रहे हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से ज़्यादा इनकम, तो उस केस में 44AE में आपको वो ज़्यादा वाली इनकम ही माननी है। बट यदि आप कम वाली इनकम मानना चाहते हैं कि आपकी ओरिजिनल इनकम आप कह रहे हैं 5,10,000 ही है मेरे, और प्रिजम्पटिव के बेस पे 7,80,000 है, तो उस केस में आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, अकाउंट्स रखने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर आप ऑडिट वगैरह नहीं कराना चाहते तो आपको इतनी इनकम माननी ही पड़ेगी। सिमिलरली आपका जो रिटेल बिजनेस है वो आपने कैश में करा है, तो टर्नओवर अगर कैश में है तो उसमें आप 8% लेते हैं टर्नओवर का, जो आपकी प्रिजम्पटिव इनकम मानी जाती है, और इसका करीब 8% आ रहा है। कैलकुलेट करना पड़ेगा, 21,70,000 है ये। आई थिंक 1 0 इसमें कम लगा दिया मैंने, इसको 1 0 और लगा लीजिएगा, 0.08, तो ये आएगा 1,73,000, और आपकी एक्चुअल इनकम है 1,70,000। तो आप कम वाली इनकम को मान सकते हैं। यहाँ कम क्यों नहीं मान सकते? देखिए, यहाँ पर हमें तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ही फॉलो करना होता है, जो ये आपका गुड्स कैरेज वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ही फॉलो करना होता है। बट आप अगर ज़्यादा इनकम क्लेम करना चाहे तो वो कर सकते हैं, बस ये लिखा हुआ है। तो यहाँ हमने वही फॉलो करा है, हमने इसका टोटल करा है। कुछ डेप्रिसिएशन था, उसको हमने माइनस कर लिया, पिछले साल का था, और ये आपकी टोटल इनकम आ गई। कोई और इनकम आपकी है नहीं, यहाँ मैंने करेक्शन बता दी है, ये आपने प्रीवियस ईयर में डिपॉजिट करा है 1 लाख का, तो वो आप माइनस कर लेंगे, और ऐसे आपकी टोटल इनकम आ जाएगी 7.5 लाख रुपीज़। तो 44A जो है उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर ही जो है इनकम लेंगे। अगर ज़्यादा इनकम है तो आप उसे भी क्लेम कर सकते हैं। अगर एक्चुअल अमाउंट जो आपने अर्न करी है उसे आप ज़्यादा बता रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यही लेंगे, जो हमने कैलकुलेट करा है वैसे ही लेंगे। अच्छा सर, एक और आपका जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है, जो बिजनेस के लिए नहीं है बल्कि प्रोफेशनल्स के लिए है। प्रोफेशनल्स कह लो या जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन लोगों के लिए है, और इसमें भी सारी सर्विस नहीं आती है। इसमें भी वो प्रोफेशनल्स आते हैं जो कि आप कह सकते हैं लीगल, मेडिकल, इंजीनियर, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, फिल्म आर्टिस्ट, कुछ लोग आते हैं, सब लोग नहीं आते हैं। याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप कर लेंगे। मतलब 44 ADA पता होगा कि हाँ प्रोफेशनल्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या इनकम पर टैक्स लगता है प्रिजम्पटिव बेसिस पर, तो आप कर लेंगे। तो ये बेनिफिट सिर्फ रेजिडेंट असेसी को दिया गया है। और यहाँ पर लिखते हैं कि अगर उनका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में वो 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट को अपनी इनकम मान सकते हैं। 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट को अपनी इनकम मान सकते हैं स्ट्रेट अवे। ऑडिट वॉडिट नहीं कराना होगा, कोई और डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं सिवाय पार्टनर की सैलरी के और इंटरेस्ट टू पार्टनर्स के, जो सेक्शन 40 क्लॉज बी में अलाउड है। कितना लिमिट दे रखा है वो आपको पता है, पार्टनरशिप डीड अलाउ करेगी तभी डेबिट कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें भी आपको पता है। अगर आप इससे कम इनकम क्लेम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ऑडिट करवाना पड़ेगा। मतलब पता लगे आपके बिजनेस से 1 लाख रुपए की इनकम आ रही है, आपका कुछ टर्नओवर है 1 लाख है, 1.5 लाख है, वो तो टैक्सेबल ही नहीं होता ना। 2.5 लाख रुपए तक तो आपके लिए टैक्सेबल ही नहीं होता है, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बट अगर टैक्सेबिलिटी बन रही है और आप कम इनकम क्लेम कर रहे हैं अपने प्रिजम्पटिव बेसिस के हिसाब से,
प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो बनता है उससे आप कम क्लेम कर रहे हैं तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा, अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ये बात सेक्शन 44 ADA में लिखी है, ठीक है ना। एक सेकेंड, मैं 44 ADA देख लेता हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ सेक्शन में करेक्शन है। तो ये 44 ADA होना चाहिए, ये यहाँ पर ए मिसिंग है सेक्शन में। उसके बाद 2 कहता है कि डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, ये सेक्शन 44 ADA है। तो ये मुझे डाउट आया, मैंने कहा ये 44 AD क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ये ADA है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब जिनके पास ई बुक चली गई वो चली गई। तो मैंने पहले कहा कि यार मेरी इनिशियल ई बुक है, मतलब पहले नोट से कराया था उसमें सही था, बट ई बुक में टाइपिंग में एरर हो जाते हैं। अब जब पढ़ाएंगे तभी पता लगेगा, है ना। आखिरी कॉन्सेप्ट आपको कराता हूँ सेक्शन 44 AB का, कि ऑडिट किसको कराना जरूरी है। या तो आप प्रिजम्पटिव टैक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रिजम्पटिव टैक्स अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। बट अदरवाइज भी आपको बनाने पड़ सकते हैं अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है। और ज़्यादा का मतलब क्या है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 100 लाख यानी कि 1 करोड़ से आपका टर्नओवर ज़्यादा है। अब इसकी एक छूट है, इसकी छूट ये है कि जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो कर रहे हैं उस केस में तो आप 2 करोड़ तक की इनकम तक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक भी है तो भी ऑडिट नहीं कराना होगा, बिकॉज यू आर फॉलोइंग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। उसके बाद यहाँ पर है 500 लाख रुपीज़, किसके लिए, मतलब 5 करोड़ का टर्नओवर किसके लिए, ये अमेंडमेंट आई है जिन लोगों का कैश में पेमेंट एंड रिसिप्ट टोटल का 5% से ज़्यादा नहीं है, यानी 5% तक कैश में करते हैं, बाकी सारा का सारा ऑनलाइन ही होता है। तो उनके लिए लिमिट रख दी है 5 करोड़। 5 करोड़ तक का भी टर्नओवर होगा, टैक्स ऑडिट की ज़रूरत नहीं होगी। तो मेरा अगर ऑनलाइन काम है, अच्छा ऑनलाइन काम को छोड़ते हैं, इसकी बात करते हैं, प्रोफेशन की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। 44 AD वाले जो बिजनेस हैं उनका हो गया, उसके अलावा जो बिजनेस हो गए उनका हो गया। प्रोफेशन की बात करते हैं, उनके लिए 50 लाख की लिमिट है। 50 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर होगा ना, उस केस में इन्हें भी ऑडिट करवाना पड़ेगा। अच्छा सर, और किन को करवाना होता है ऑडिट, जो मैंने आपको बताया कि जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से अपनी इनकम कम क्लेम कर रहे हैं और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा की इनकम उनकी बन सकती है, तो फिर उन्हें जो है ऑडिट फिर कराना होगा। और यदि आप ऑडिट नहीं कराते 30 सितंबर तक, यानी कि अगर आपका ईयर चल रहा है 2021, आपको ऑडिट करवानी है तो ये 30 सितंबर 2021 तक आपकी ऑडिट होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं कराएंगे तो सेक्शन 271B जो है वो पेनल्टी का सेक्शन है, और वो कहता है कि 0.5% टर्नओवर का जो भी होगा या 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर, यानी मैक्सिमम लिमिट लगा दी, 1.5 लाख से ज़्यादा का पेनल्टी नहीं लगाएंगे, उतनी पेनल्टी आपकी लग सकती है। ITR की जो ड्यू डेट है वो इस बार बढ़ाकर जो है 31 अक्टूबर कर दी गई है जिन्हें ऑडिट करवाना होता है, और ऑडिट की जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर कर दी गई है। तो यानी कि पहले सबकी 30 सितंबर हुआ करती थी, अब रिटर्न के लिए 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है कि ऑडिट करवा लीजिए, फिर 1 महीने बाद अपनी रिटर्न भर लीजिए। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम बात करेंगे किन किन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होते हैं, और आपका PGB का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, और फिर होंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। सुधरोगे नहीं आप, मतलब गाना गाना है तो गाना ही है भाई। हम लोग हैं डीट लोग, पैशन परस्यू करते हैं, कुछ भी हो जाए करना है तो करना है। इनकम टैक्स की ऐसी तैसी करनी है। आखिरी कॉन्सेप्ट PGBP कंप्लीट आपका। मानता हूँ कुछ ऐसे टॉपिक रह गए जिसमें मैंने थोड़ा जल्दी करा दिया होगा, बट मुझे आप पर भरोसा है अगर आप उसको दोबारा से देखेंगे तो चीज़ें समझ लेंगे, और फिर भी नहीं आती तो मुझसे दोबारा पूछ लेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जो जल्दी हो गए हैं, बात मैं मानने को तैयार हूँ, कैपिटल गेन के बाद हुए आई थिंक। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 44 AA रूल 6F, इसको करेक्ट आप कर चुके हैं, 44 ADA है। तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे कि किन किन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। इनकम टैक्स में बनाने ज़रूरी होते हैं, जी हाँ। तो जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो कर रहे हैं सेक्शन 44 AD, 44 AE, 44 AD, उस केस में नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें बेनिफिट दिया गया है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ असेसी क्लेम्स कि उसकी इनकम डीम्ड इनकम से कम है और उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से तो ज़्यादा है, यानी टैक्स बनता है, उस केस में उसको ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे जिससे कि असेसिंग ऑफिसर आपकी टोटल इनकम निकाल पाए।
अब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होंगे बताया नहीं हुआ है, पर ऐसे होने चाहिए जिससे कि वो आपकी इनकम निकाल पाए। एक्सेल में रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं। अगर डिटेल प्रॉपर है तो कहीं पर भी रखिए, वर्ड में रखिए, एक्सेल में रखिए, टैली में रखिए, एसएपी में रखिए, कहीं भी रखिए आप। जो लोग स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहे हैं, अब कई लोग पूछेंगे स्पेसिफाइड प्रोफेशन क्या है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन यानी कि प्रिस्क्राइब्ड प्रोफेशन, जैसे कि लीगल, लॉयर, मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंसी, फिल्म आर्टिस्ट, अकाउंटेंसी में डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आ गए, टेक्निकल, कंसल्टेंसी एंड इंटीरियर डेकोरेटर्स, ये लोग जो है ये है स्पेसिफाइड प्रोफेशन। अगर यहाँ पर ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज़्यादा है और तीनों साल में ज़्यादा है, इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, तब आपको वो सारे प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे जो इनकम टैक्स में मेंशन्ड है। सर मेरी ग्रॉस रिसिप्ट जो है ना 1.5 लाख से कम है, मतलब या तो मेरी लगातार 3 सालों में 1.5 लाख से ज़्यादा की ग्रॉस रिसिप्ट हो, तब तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो बनाने हैं जो इनकम टैक्स में लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं नीचे देखेंगे। अगर मेरी ग्रॉस रिसिप्ट कम है, 1.5 लाख से कम है किसी भी एक साल में इन लास्ट 3 ईयर्स, तब भी मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ सकते हैं। बट कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स? जिससे कि असेसिंग ऑफिसर मेरी इनकम निकाल पाए, यानी कि जो इनकम टैक्स में प्रिस्क्राइब्ड हैं वो नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा, कुछ और बना लो अपनी तरफ से जिससे कि असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम निकाल पाए। बस इतनी सी जो है बात लिखी हुई है। अगर आप नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहे हैं, यानी कि इनमें से प्रोफेशन नहीं आता आपका, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, उस केस में भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ सकते हैं यदि आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है या फिर आपका टर्नओवर 25 लाख रुपए से ज़्यादा है। मतलब in any of the 3 preceding previous years, then you have to maintain such books of accounts and other documents as may enable the assessing officer to compute his total income. अगेन वही वाली बात आ गई कि आपको ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने जिससे कि असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम निकाल पाए, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिस्क्राइब्ड यहां पर भी नहीं है पर बनाने जरूरी है। अब वो क्या बनाओगे वो आपके ऊपर है। क्या बताया मैंने? टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा या टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा। अब यहाँ पर कन्फ्लिक्ट आ रहा है कि भैया करंट ईयर है या पिछले 3 साल है, इन दोनों में से कौन सी बात यहाँ सच्ची है, कौन सी बात यहाँ झूठी है। यही मेरे को डाउट लग रहा था कि यहाँ फिर कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, किसी ने कॉपी पेस्ट मारा है। अगर टोटल इनकम आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा है या टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा है इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर, तो ये करंट ईयर हटाना पड़ेगा ना आपको, करेक्शन है ये। किसने टाइप करा है पता नहीं, दिमाग में आया तो दोबारा चेक कर लिया। तो पिछले 3 सालों में से किसी भी साल एक्सीड कर गया इनकम या टर्नओवर तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी। ये लिमिट जो है इंडिविजुअल और हफ के लिए है, बाकी सब लोगों के लिए, बाकी जो असेसीज हैं उनके लिए लिमिट है 1.2 लाख और 10 लाख। मतलब इसमें भी ट्विस्ट डाल दिया, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए इनकम की लिमिट बताई है, रिसिप्ट की, टर्नओवर की लिमिट बताई है। जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं कर रहे उनके लिए लिमिट बताई है, बट उसमें भी ये सिर्फ इंडिविजुअल और हफ की कैटेगरी के लिए बताई गई है। इनके अलावा अगर कोई बिजनेस कर रहा है या नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है तो उनके लिए इनकम की लिमिट है 1.2 लाख, 1,20,000 और टर्नओवर की लिमिट है 10 लाख। पिछले 3 सालों में से इसमें भी एक्सीड कर जाएगा इन लिमिट से किसी भी साल, तो ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे जो कि असेसिंग ऑफिसर को हेल्प करे जिससे कि वो आपकी इनकम निकाल पाए। जो लोग प्रोफेशन कर रहे हैं ये वाला और इनका टर्नओवर वगैरह भी एक्सीड करता है, ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड करती है, तो इन्हें प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे जो कि हैं कैश बुक, जर्नल, लेजर, कार्बन कॉपीज ऑफ द बिल जो कि 25 रुपये से ज़्यादा के हैं, ओरिजिनल बिल रिसीव्ड, रिसिप्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इफ द अमाउंट ऑफ द बिल एक्सीड्स 50 रुपीज़। तो ऐसे बिल जो 25 रुपये से ज़्यादा हैं, ऐसे खर्चे जो आपको रिसीव हुए हैं, कोई खर्चा आपने करा है वो 50 रुपये से ज़्यादा का है, तो ये 25 रुपये हैं या 50 रुपये हैं? ये कह रहे हैं कि भाई 25 रुपये से ज़्यादा वाले की तो आप कार्बन कॉपी रखेंगे, 50 रुपये से ज़्यादा वाले की आप ओरिजिनल बिल जो है उसको भी रखेंगे। मेडिकल प्रोफेशंस जो हैं उनको जो है एक डेली केस रजिस्टर भी बनाना होता है और मेडिसिन वगैरह रखते हैं तो उसका एक स्टॉक रजिस्टर बनाना भी अनिवार्य है, ज़रूरी है। बुक्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड फॉर 6 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जैसे कि हमारा जो ईयर चल रहा है वो प्रीवियस ईयर 2021 है, यानी 31 मार्च 21 को ये ईयर खत्म होगा।
इसके बाद जो असेसमेंट ईयर है वो होगा 21-22, यानी 31 मार्च 22 में असेसमेंट ईयर कंप्लीट होगा। इसको कंप्लीट होने के बाद 23 का एंड, 24, 25, 26, 27 और 28 यानी 31 मार्च 28 तक मैं इस प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स मेंटेन रखूँगा। 6 साल तक मुझे रखने ज़रूरी होंगे, क्योंकि आप जब फाइल करते हैं अपनी रिटर्न तो उसके बाद आपकी असेसमेंट हो सकती है अगले कुछ सालों में। अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो पेनल्टी देनी पड़ सकती है 25,000 ईच ईयर अंडर सेक्शन 271A। अंडर सेक्शन 271A। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? जी हाँ सर, हमें क्लियर है। तो अब क्या करें? अब ऐसा है कि आपका जब ये पूरा कॉन्सेप्ट ही हो गया तो इसको मैं पिछले वीडियो के साथ ही लगा दूंगा। पीजीबी का चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिंपल है। और नेक्स्ट क्लास में जो है पीजीबी के सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं लगता मैंने आपको कोई कराया है क्वेश्चन आंसर डिस्कस, तो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट क्लास से होंगे। चलिए फिर, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद एंड बाय बाय।